देखिए रे ऑप्टिक्स में ही अब हम सेकंड फेनोमेना स्टार्ट करेंगे यहां पर रिफ्रैक्शन, ठीक है। और रिफ्रैक्शन को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट आएगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, सेकंड पार्ट आएगा रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, ठीक है। लेकिन पहले एक बार हम रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, लॉज वगैरह हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन फेनोमेना और इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन होती है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, देन एट द बाउंड्री डायरेक्शन ऑफ लाइट इज चेंज्ड, दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो जैसे कोई भी एक बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री का मतलब एक ऐसी सरफेस जो दो मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, ठीक है। जैसे एयर और वाटर में वाटर की जो सबसे टॉप लेयर है, आप उसको बाउंड्री की तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि वो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ऊपर एयर मीडियम, नीचे यहां पर वाटर मीडियम, ठीक है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। तो जैसे यहां पर ये मीडियम फर्स्ट, मैं इसको एम फर्स्ट लिख देता हूं, नीचे यहां पर मीडियम सेकंड, ठीक है, एम सेकंड, ठीक है। लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल करती है, प्रोपोगेट होती है, तो इस तरीके से यहां पर हुई इंसिडेंट, ठीक है, ठीक है। ये बना दिया मैंने यहां पर नॉर्मल। नॉर्मल यहां पर भी हम उसी पॉइंट पे कंसीडर करेंगे जिस पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक हुई, ठीक है। यानी रिफ्लेक्शन में ये जो रूल हमने देखा था वो यहां पर भी एप्लीकेबल है। अब लाइट जब इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी तो लाइट की बेंडिंग दो तरीके से हम यहां पे कंसीडर करेंगे। या तो लाइट बेंड होगी यहां पर टुवर्ड्स द नॉर्मल, या उसी के अलावा लाइट बेंड हो सकती है यहां पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। डिपेंड करेगा कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, उस मीडियम की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। अब देखिए किस मीडियम से किस मीडियम में जाने पर लाइट की डायरेक्शन में चेंज किस तरीके से होगा, ये बेसिकली हम डिसाइड करते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे। तो अब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जाने से पहले अपन एक टर्म को समझते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। जैसे कई बार ऐसी टर्म आती है कि मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि उस मीडियम का जो मटेरियल है, उस मीडियम में जो एटम्स हैं, वो लाइट के प्रति कैसा व्यवहार, कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें, जब लाइट एनर्जी उन पे गिरती है तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं। एनर्जी लेने के बाद वो अपने नियर बाय एटम्स को वापस एनर्जी रीरेडिएट करके देते हैं। तो एक एटम से दूसरे एटम तक एनर्जी कितनी देर से पहुंच रही है, कितनी जल्दी पहुंच रही है, उसी को बताने वाला फैक्टर होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। मतलब एब्जॉर्प्शन और इमिशन में क्या टाइम लगेगा। बिल्कुल, लाइट एब्जॉर्ब करी, वापस री एमिट करके दूसरे को दी, एमिट करके दूसरे को दी, तो दूसरे ने गेन करी। तो एक ये प्रोसेस हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मैं एटम हूं या मैं इलेक्ट्रॉन हूं, तो मैंने एनर्जी ली, अब मैं कुछ देर अपने पास एनर्जी रखकर दूसरे को दे रहा हूं, और एक में एनर्जी लेकर वापस बहुत जल्दी दूसरे को एनर्जी दे रहा हूं। तो कोई मीडियम कितना स्लगिश बिहेवियर बता रहा है, उसको बताने वाला फैक्टर होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी को मैथमेटिकली बताने वाला फैक्टर है, कर रहा है, इंडिकेटर बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब स्पीड कम है। इसका मतलब यह है कि जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, उस मीडियम में लाइट की एनर्जी धीरे प्रोपोगेट करती है, मतलब एब्जॉर्ब करके वापस रीमिट करके दूसरे एटम को एनर्जी देने का प्रोसेस थोड़ा धीरे होता है। तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। मतलब अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 4 है और किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो 4 वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम है वो लाइट को बहुत तेज प्रोपोगेट नहीं करा सकता एज कंपेयर टू 2, ठीक है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी एक अलग फैक्टर है, और हम यहां पे कंपेयर कर रहे हैं उसको मास डेंसिटी। मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी बोथ आर डिफरेंट टर्म। इस लाइन को हम अच्छे से समझें। मास डेंसिटी ये बताती है, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं रो, की मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, उसको बताने वाला फैक्टर होता है मास डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी ये बताती है कि लाइट के लिए उसका बिहेवियर कैसा। दोनों अलग अलग टर्म है। अपन ये ना सोचें कि जो मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी या उसका लाइट की एनर्जी प्रोपोगेट करने में उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसा नहीं है। दोनों डिफरेंट टर्म है। जैसे एक एग्जांपल अपन यहां पे लें, टर्म टाइम एंड वाटर। टर्म टाइम का मास डेंसिटी कम होता है वाटर से। इसका मतलब आपको ऐसा लगेगा कि टर्म टाइम का जो फैक्टर है, टर्म टाइम जो है वो हल्का है,
मास डेंसिटी वाटर की ज्यादा है, मतलब वो आपको थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में भारी फील होगा। अगर आप एक ही वॉल्यूम लेते हैं, इसका भी 1 मीटर क्यूब लेते हैं, उसका भी 1 मीटर क्यूब लेते हैं, तो आपको वाटर भारी नजर आएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी टर्म टाइम की ज्यादा होती है वाटर से, मतलब मास डेंसिटी वाटर की ज्यादा है, लेकिन लाइट को बहुत धीरे प्रोपोगेट कराने का काम कौन कर रहा है? टर्म टाइम कर रहा है। मतलब टर्म टाइम लाइट के लिए उतना अच्छा बिहेवियर नहीं रखता जितना अच्छा बिहेवियर वाटर रखता है। दोनों अलग अलग फैक्टर हैं, इसलिए इन दोनों को अलग अलग मानकर चलें। ये नहीं कि किसी की मास डेंसिटी ज्यादा बोली है तो हम ये भी मान लें कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी के लिए हम एक लाइन में कह सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, दोनों हाँ बात सेम फैक्टर है, बिल्कुल। और ये डिनोट कर रहा है कि जो लाइट जो है, लाइट रे जो है, उनका मीडियम पार्टिकल के साथ में बिहेवियर किस टाइप का है। बिल्कुल सिंपल, लाइट के लिए उसका बिहेवियर अच्छा है या बुरा है, बस बिल्कुल। अब अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अपन ने अभी बात करी कि लाइट के लिए किसी मीडियम का बिहेवियर कैसा है, कितना तेज ट्रेवल करती है, कितना धीरे ट्रेवल करती है, वो बताने वाला फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लेकिन उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैथमेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला उसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो ये आपने कैसे कैलकुलेट करी, वो हम कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, उस टर्म को हम यहां पे देख रहे हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। सी बाई वी का मतलब है कि लाइट की वैक्यूम में स्पीड अपॉन लाइट की उस मीडियम में स्पीड जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब ये जो रेशियो होता है सी बाई वी, यही उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हम उसी को एब्सोल्यूट वैल्यू हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हमें किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है तो हमें इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये पता होना जरूरी होगा कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है। बिल्कुल, लाइट की स्पीड पता चल जाए तो सी बाई वी का रेशियो कैलकुलेट करके सीधे अपन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं, ठीक है। वैक्यूम के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेकर चलते हैं, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड भी क्या सी होगी, तो म्यू की वैल्यू 1 आएगी। एयर में थोड़े से डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होने के वजह से क्या उसमें वैक्यूम के कंपैरिजन में स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम हो जाती है तो म्यू की वैल्यू 1 से स्लाइटली बढ़ जाती है। लेकिन फॉर न्यूमेरिकल पर्पस हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही लेकर चलेंगे। मतलब कहीं पे वैक्यूम लिखा हो या एयर वो बोल दे, मतलब हम म्यू की वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक है। जैसे ग्लास में अगर हम कैलकुलेट करें, ग्लास में स्पीड अगर हमें पता हो तो सी बाई वी का रेशियो निकालेंगे तो उसके लिए 3/2 आएगा, वाटर के लिए 4/3 आएगा। और वैसे भी ये अगर हमें याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे लिए। स्टैंडर्ड वैल्यूज है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है, लेकिन फिक्स भी नहीं है। हाँ, अगर कभी क्वेश्चन में वो बोले वी यूज ग्लास स्लैब, वी यूज ग्लास मटेरियल, तो कहीं ना कहीं अगर वो ऐसा फैक्टर दे रहा है कि हम म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमें करना है हमें, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि कई बार 3/2 की जगह जैसे 1.5 है तो हो सकता है कि कैलकुलेशन से 1.4 आ रहा हो, 1.6 आ रहा हो, और उसी के आगे फर्दर कैलकुलेशन कर रखी हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम से पता चल रहा है कि आप एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, दूसरे मीडियम के साथ, ठीक है। इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। लेकिन इसको लिखने का, इसको डिनोट करने का तरीका क्या है वो हम ध्यान से देखें। μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब 2 लिखा है फिर 1, तो हमेशा इस बाद वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके बाद लिखे हुए के रेस्पेक्ट में। जैसे इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं। अब ऐसे लिख देते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम किसको कैसे पढ़े। तो म्यू पढ़ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये दोनों नोटेशन एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है ये हमें ध्यान होना चाहिए अच्छे से कि हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं मीडियम 2 का मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, तो ये रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है तो किसके रेशियो को, 2/1, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो μ2/μ1, जैसे मैं बोलूं कि अगर मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैं ऐसे लिखूंगा μg/μw, ठीक है। सेकंड वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो उससे हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब म्यू की वैल्यू
C बाई वी अभी अपन ने देखी थी एब्सोल्यूट। तो मीडियम 2 है तो C बाई V2, मीडियम 1 है तो C बाई V1। तो हमारे पास यहां पे ये वैल्यू आ गई V1 अपॉन V2। लेकिन इसको हमने लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के बराबर कैसे कर दिया? अगर वो हमें प्रॉपर्टी याद हो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, और हम यहाँ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, और हम जानते हैं, हमने फॉर्मूला पहले देख चुके हैं अपन, F इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा होता है। अब सोचिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, F नहीं बदला, लेकिन क्या V तो बदल गया होगा, तो V1 अपॉन लैम्डा 1, और वही दूसरे मीडियम में गई तो V2 अपॉन लैम्डा 2। तो क्या V1 अपॉन V2 को क्या अपन लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 भी लिख सकते हैं? तो इस फॉर्मूले को, इस कैलकुलेशन को यहां पे हमने लिखा है कुछ इस तरह से, μ21 μ2 अपॉन μ1, V1 अपॉन V2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत होती है 2 और 1, मतलब इन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, लेकिन वो हमें उन दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड दे देता है, लाइट की वेवलेंथ दे देता है। तो इसका मतलब उन्होंने इन दोनों का रेशियो इस फॉर्म में हमें दिया है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसी के ऊपर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा म्यू W आगे और मतलब पीछे W और आगे G, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो म्यू G अपॉन म्यू W, और क्या ये अपन पहले वैल्यू लिख चुके हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 9/8। μ21 इक्वल टू 1 अपॉन μ12। देखिए क्या μ21 इसको हम क्या लिखेंगे? μ2 अपॉन μ1, और μ12 को अपन क्या लिखेंगे? μ1 अपॉन μ2। तो अपन को क्या लग रहा है कि ये दोनों क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो क्या μ21 इक्वल टू 1 अपॉन μ12। अब इसमें अपन ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि μ21 और μ12 को मल्टीप्लाई करेंगे, μ12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसी को और अपन आके कैसे लिख सकते हैं? μ32 इक्वल टू μ31 मल्टीप्लाई μ12, मतलब थर्ड का कंपैरिजन सेकंड के साथ, तो थर्ड का कंपैरिजन 1 के साथ, 1 का कंपैरिजन 2 के साथ, मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास μ32 ही आएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा या 1 के बराबर होती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि म्यू की वैल्यू क्या थी अपने? C बाई वी। अब C बाई वी देखिए, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या C से कम ही होगी? अब C से कम होगी तो इसका मतलब V की वैल्यू जो होगी क्या वो कम है, और V की वैल्यू कम है तो म्यू की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, और वैक्यूम में बात करें तो V की वैल्यू C के बराबर होगी, तो कितनी आ जाएगी? 1। मतलब म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा या 1 के बराबर हो सकती है, 1 से कम नहीं होगी। याद रखिए एब्सोल्यूट। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम भी हो सकता है। मैं यहां पर ग्लास को कंपेयर कर रहा हूं वाटर से, तो 9/8 आया, और वाटर को कंपेयर करते सर ग्लास से तो 8/9 आ जाता, तो रेशियो 1 से कम भी आ सकता था। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, म्यू की वैल्यू क्या है? म्यू है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोथ रेयर एंड डेंसर आर रिलेटिव टर्म, दोनों टर्म रिलेटिव है। रिलेटिव कैसे? जैसे अगर हम बात करें कि वाटर क्या है, डेंसर या रेयर, अगर मैं वाटर को कंपेयर करूं एयर से तो वो डेंसर है। ठीक है, डेंसर क्या? जिसमें लाइट की स्पीड कम है। रेयर क्या? जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है। ज्यादा है या कम है ये कभी भी आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ये हमेशा किससे बोला जाता है? कंपैरिजन से। तो बोथ रेयर एंड डेंसर आर रिलेटिव टर्म। डेंसर मीडियम जैसे वाटर डेंसर है एयर के रेस्पेक्ट में, लेकिन वाटर रेयर है ग्लास के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ग्लास जो है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 और इसका होता है 4/3। तो हम कभी भी डेंसर और रेयर को ऐसे नहीं बोल दें कि ये मीडियम तो हमेशा डेंसर ही होगा या रेयर ही होगा। हमेशा ध्यान रखें कि हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। और कंपैरिजन यहां करना भी पड़ेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब ही है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो मीडियम चेंज यहां पर होना जरूरी है। तभी मतलब दो मीडियम इन्वॉल्व हैं। दो मीडियम इन्वॉल्व है, तो दो मीडियम इन्वॉल्व हैं, तो आप किसी एक मीडियम को डायरेक्टली नहीं बोल सकते। अब देखिए रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तीनों हमेशा क्या रहते हैं? यहां पर एक ही प्लेन में रहते हैं। तो जैसे मैं मान लेता हूं ये यहां पर बाउंड्री दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ऊपर यहां पर फर्स्ट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, नीचे सेकंड मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर μ2। ये डॉटेड लाइन यहां पे नॉर्मल और ये लाइट यहां पर इंसिडेंट यहां पर हुई। मान लेते हैं जैसे यहां पर ये XY प्लेन है,
तो अगर इंसिडेंट रे अगर XY प्लेन में है तो ये नॉर्मल और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये भी यहां पर किस में रहेंगे, XY प्लेन में ही रहेंगे, यानी कि प्लेन यहां पर भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लॉ जो है ये बेसिकली रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट लॉ हमने देखा था उसी की तरह से ही है। ठीक है, सेकेंड लॉ ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह में, क्वेश्चंस वगैरह में बेसिकली हम लोग इस लॉ पर, इसमें जो रिलेशन देखेंगे उसी पर ही हम चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड लॉ यहां पर ये है, द प्रोडक्ट ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ए पॉइंट इन ए मीडियम इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि म्यू इंटू साइन थीटा की जो वैल्यू है वो यहां पर क्या रहती है, कांस्टेंट यहां पर रहती है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। ठीक है, μ1 इंटू साइन आई ये हमने लिखा है फर्स्ट मीडियम के लिए, और फर्स्ट मीडियम का मतलब वो मीडियम जिसमें कौन है यहां पर, इंसिडेंट रहे। ठीक है, μ2 इंटू साइन आर ये हमने लिखा है सेकंड मीडियम के लिए लिखा है, और सेकंड मीडियम का मतलब वो मीडियम जिसमें कौन है यहां पर, रिफ्रैक्टेड रहे। ठीक है, मतलब सर अपन ये बोल सकते हैं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख रहे हैं म्यू, हाँ, उसी मीडियम में नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है उसका साइन ले लो, उसका साइन हम ले लेंगे, मतलब उनका प्रोडक्ट लेना है हाँ, अपन को, म्यू साइन थीटा। हाँ, और ये जो सेकंड लॉ जो है इसमें रिलेशन जो है इससे हम यहां पर स्नेल्स लॉ भी हम यहां पर कहते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ भी हम बोलेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए हमने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में यह बात की थी कि लाइट जब भी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, लाइट की डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, बेंडिंग आ जाती है। अब किस मीडियम से किस मीडियम में जाने पर लाइट की डायरेक्शन में चेंज किस तरीके से होता है वो बात अब हम यहां पर करते हैं। ठीक है, तो दो केस हम यहां पे लेंगे। केस नंबर फर्स्ट यहां पर यह है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, और केस टू हम लेंगे कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो फर्स्ट केस पे हम बात करते हैं। तो देखिए इस तरीके से, जैसे ये बाउंड्री मैंने यहां पर बना दी। ठीक है, और ऊपर मैं मान लेता हूं कि रेयर मीडियम है और जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूं यहां पर म्यू आर है। ठीक है, और नीचे यहां पर डेंसर मीडियम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी में यहां पर मान लेता हूं, म्यू आर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेयर मीडियम, म्यू डी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डेंसर मीडियम। ठीक है, और लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में यहां पर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये बना दिया यहां पर नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर आई हम मान लेते हैं। ठीक है, एंगल हम यहां पर भी नॉर्मल से ही मेजर करेंगे जैसा हमने रिफ्लेक्शन में किया था। ठीक है, अब देखिए लाइट जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट होगी, और किस तरीके से डेविएट होगी, लाइट बेंड हो जाएगी यहां पर टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल है हम उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको कि हम यहां पर आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसी बाउंड्री पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना चाहूं तो देखिए मैं इस तरीके से लिखूंगा, फर्स्ट मीडियम यहां पर कौन सा होगा, रेयर मीडियम होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे रेयर मीडियम में है। तो मैं लिखूंगा यहां पर म्यू आर इंटू साइन आई इज इक्वल टू, सेकेंड मीडियम यहां पर कौन सा है, डेंसर मीडियम, तो मैं लिखूंगा यहां पर म्यू डी इंटू साइन आर। ठीक है, और साइन आई अपॉन साइन आर के रेशियो की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा म्यू डी बाई म्यू आर, म्यू डी बाई म्यू आर। और ये जो रेशियो जो है, अगर इस रेशियो की बात करूंगा तो ये रेशियो यहां पर क्या है, ग्रेटर देन 1 यहां पर होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ठीक है, और केस नंबर 2 व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो जैसे देखिए लाइट डेंसर से रेयर, तो ये बाउंड्री मैंने यहां पर बनाई। ठीक है, नीचे यहां पर जैसे मैं मान लेता हूं कि डेंसर मीडियम यहां पर है। ठीक है, उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी, ऊपर यहां पे उसी की तरीके से मान लेते हैं रेयर मीडियम है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर म्यू आर। ठीक है, अब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो ये यहां पर इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये बनाया हमने यहां पर नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, अब देखिए लाइट जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी कैसे बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से दूर यहां पे हट जाएगी। ठीक है, ये हो गया यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, यानी अगर मैं इस केस में बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की जो वैल्यू है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या है, यहां पर ज्यादा है। और इस केस में अगर हम बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जो है वो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से क्या है, यहां पर कम है। तो यहां कम है और यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं इस बाउंड्री पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना चाहूं तो मैं अब लिखूंगा फर्स्ट मीडियम यहां पर डेंसर मीडियम, तो हम लिखेंगे यहां पर म्यू डी इंटू साइन आई इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहां पर म्यू आर इंटू साइन आर। ठीक है, और साइन आई अपॉन साइन आर, इस रेशियो की अगर मैं बात करूंगा तो वो रेशियो यहां पर इक्वल आएगा किसके, म्यू आर बाई म्यू डी के। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, इस रेशियो की अगर हम बात करें
तो ये यहां पर आ जाएगा म्यू आर बाई म्यू डी। और इस केस में ये जो रेशियो जो है इसकी वैल्यू यहां पर क्या होगी, लेस देन 1 होगी। रीजन ये है कि म्यू डी की वैल्यू म्यू आर से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इसी के अलावा देखिए स्नेल्स लॉ पे बेस्ड तो क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे इसे ही, लेकिन उसी के अलावा आपसे यहां पर कुछ क्वेश्चंस में यह भी पूछा जा सकता है कि लाइट अपने एक्चुअल पाथ से कितना डिविएट हुई है। डेविएशन की डेफिनेशन हमने रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में देखी थी, प्लेन मिरर वाले पार्ट में देखी थी, और डेफिनेशन ये थी कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम देयर इनिशियल ओरिजिनल डायरेक्शन। ठीक है, तो डेविएशन के बारे में बात आपसे यहां पर भी की जा सकती है। तो जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप देखिए यहां बात करें इस डायग्राम में, केस नंबर 2 में जैसे मैं बात करूं तो लाइट की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, ये अगर मीडियम में कोई चेंज नहीं होता तो लाइट इसी तरीके से स्ट्रेट सीधा आगे यहां पर बढ़ जाती, लेकिन मीडियम में चेंज होने की वजह से लाइट अपने एक्चुअल पाथ से क्या होगी, डेविएट होगी। कितना डेविएट हुई, इतना। ये यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू की अगर हम बात करें तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ये एंगल आई तो इधर यहां पर ऊपर यहां से यहां तक का ये वाला एंगल भी कितना होगा, यहां पर आई के इक्वल होगा। ये पूरा एंगल आर है। ठीक है, तो इसका मतलब आर माइनस आई, तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू हम लिखेंगे आर माइनस आई। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये है यहां पे लाइट की एक्चुअल डायरेक्शन। एक्चुअल में लाइट को ऐसे जाना था। ठीक है, लेकिन यहां पर भी लाइट अपने एक्चुअल पाथ से क्या होगी, डेविएट। तो यहां से यहां तक की जो बेंडिंग हुई है ये यहां पर क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। और यहां पर इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ये आई। स्ट्रेट सीधा लाइट अगर आगे चली जाती तो यहां से यहां तक ये वाला पूरा एंगल भी किसके इक्वल होता, आई। ठीक है, तो यहां एंगल ऑफ डेविएशन अब किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहां पर आई माइनस आर। कुल मिलाकर के रिफ्रैक्शन में जब हम डेविएशन की बात कर रहे हैं तो हम हायर एंगल में से लोअर एंगल क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। आई और आर में देख लें कि बड़ा एंगल कौन सा है। एंगल कौन सा है, यहां आई ज्यादा था तो आई माइनस आर आ गया, यहां पर आर ज्यादा था तो क्या आ गया, आर माइनस आई यहां पर आ गया। और सेंस ऑफ रोटेशन की डेविएशन क्लॉकवाइज जो है एंटी क्लॉकवाइज, ये हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग देखकर बताना पड़ेगा। मतलब वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि क्लॉकवाइज ही होगा या एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज अपन देख रहे हैं रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग। जैसे अभी सर ने बताया कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है रिफ्रैक्शन में। ठीक है, अब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई, ठीक है, बैंड हो गई वो, अगर मान लेते हैं कि रेयरर से किस में चली गई, डेंसर में, तो एक ही लाइट रे है, उसी की बैंडिंग हुई है, वो किसी सोर्स से जनरेट हुई होगी, तो इस मीडियम से इस मीडियम में जाने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती क्योंकि सोर्स नहीं बदला। अगर यहां किसी सोर्स से वो लाइट बनी है तो उसी सोर्स के यूं बोल सकते हैं कि उसी सोर्स से निकलने वाली लाइट दूसरे मीडियम में पहुंची है। ठीक है, स्पीड एंड वेवलेंथ आर चेंज। क्यों स्पीड क्यों बदली, मीडियम बदल गया, क्योंकि स्पीड मीडियम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्पीड बदल गई तो वेवलेंथ भी चेंज हो गया, क्योंकि अगर हम f इज इक्वल टू वी बाय लेमडा से देखें, f नहीं बदला लेकिन v बदल गया हो तो क्या लेमडा को भी चेंज होना पड़ेगा, तभी f क्या रह सकता है, कांस्टेंट। ये रिलेशन अभी हमने देखा भी था, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। बिल्कुल, म्यू बदला तो v बदल गया, v बदल गया, तो म्यू बदला तो v बदल गया, लेकिन म्यू भी मीडियम की प्रॉपर्टी है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मीडियम ही बदल गया। हाँ, तो मीडियम बदल गया तो स्पीड बदल ही गई। इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड आर चेंज। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड आर चेंज, ये क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो जैसा बहुत पहले अपन ने बात करी थी कि जब भी किसी मीडियम पे लाइट टकराती है तो रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। तो रिफ्लेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसका मतलब है कि पूरी एनर्जी तो अंदर गई नहीं होगी, और पूरी एनर्जी अंदर नहीं गई, इसका मतलब है कि उसका एम्पलीट्यूड भी अलग होगा और उसका इंटेंसिटी भी अलग होगी। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम यहां पे लेते हैं, इफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरीन इज 3/5 देन फाइंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरीन। ठीक है, और ग्लास और वाटर के लिए जो स्टैंडर्ड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो भी आपको बताए थे सर ने, उन्हीं को हम यहां पर यूज में ले रहे हैं, यानी ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2, वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं एक तरह से, एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड करना है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरीन, यानी हम लिखेंगे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरीन, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है। अभी आपको बताया गया था, उसको हम इस साइड में लिखेंगे। तो म्यू वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरीन, यानी इसकी वैल्यू हम लिखेंगे म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लिसरीन। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में यहां पर वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स तो गिवन है कितना, 4/3। ग्लिसरीन का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे कहां से, इस वैल्यू से। ग्लास विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरीन इज 3/5। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरीन इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा यहां पर म्यू ग्लास म्यू जी अपॉन म्यू ग्लिसरीन म्यू GLY। ठीक है, और ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स
3/2 और म्यू ग्लिसरीन हमें यहां पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये ग्लास विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरीन की वैल्यू 3/5 क्वेश्चन के अंदर यहां पर गिवन है, तो हम लिखेंगे यहां पे 3/5 इज इक्वल टू म्यू, ये म्यू ग्लास की वैल्यू हम लिख चुके हैं यहां पर 3/2 के इक्वल हम लिख चुके हैं, और अपॉन म्यू ग्लिसरीन, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई यहां पे करते हैं तो 3 और 3 यहां पे कैंसिल, 5 इधर आएगा, म्यू ग्लिसरीन उधर जाएगा, तो हमारे पास में म्यू ग्लिसरीन की जो वैल्यू है ये यहां पर आएगी 5/2, ठीक है। तो ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास में आ रहा है यहां पर 5/2 के इक्वल यहां पर आ रहा है। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने फाइंड किया है ग्लिसरीन का, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहां पुट करते हैं, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/2, तो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी यहां पर 8/15, ठीक है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरीन की वैल्यू हमारे पास यहां पर आ रही है 8/15, और जैसा आपको सर ने बोला भी था कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसकी वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, तो यहां पर वैल्यू क्या है, लेस देन 1 ही आ रही है। अभी जो अपन ने थ्योरी पढ़ी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो सर ने बताई, उसके ऊपर अपन एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं। फाइंड द एंगल थीटा ए मेड बाय लाइट रे व्हाइल इट गेट्स रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वाटर टू एयर। मतलब ये है कि ये मीडियम तो है वाटर, ठीक है, और ये है एयर, ठीक है। लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है, तो वाटर से अगर एयर में जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 डिग्री हमें दे रखा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को यहाँ पे थीटा ए से डिनोट कर रखा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या हम स्नेल्स लॉ लगा दें, और अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, जैसा कि पता है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में नॉर्मल से बनने वाले एंगल का साइन का दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखना है, तो साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू, दूसरे मीडियम एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानकर चलेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ए, ठीक है। क्या ऐसे लिख सकते हैं अपन, साइन 37 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है कि ये 4/3 साइन 37 है हमारे पास 3/5, तो ये हम लिख सकते हैं साइन थीटा ए, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू 4/5, मतलब थीटा ए इज इक्वल टू 53 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या 53 डिग्री आ रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा आ रहा है, और आना भी चाहिए क्योंकि हम क्या डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो पहला तो अपन ने सॉल्व कर लिया कि थीटा ए बता दिया, रिफ्रैक्शन बता दिया बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, लेकिन अब हमें चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन, और एंगल ऑफ डेविएशन के लिए अभी अपन ने पढ़ा था कि जो भी एंगल ज्यादा हो उसमें से दूसरे एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें। यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ये इसको अपन मैं आर भी लिख सकता हूं, क्या आर की वैल्यू ज्यादा आ रही है आई से, तो मेरे पास डेविएशन कितना आएगा, डेविएशन आएगा हमारे पास यहां पे आर माइनस आई, और आर की वैल्यू कितनी है 53 डिग्री, और आई की वैल्यू कितनी है 37 डिग्री, क्योंकि ये 53 डिग्री है, ठीक है। तो हमारे पास कितना डेविएशन हो गया, ये 16 डिग्री। अब 16 डिग्री अगर वो सिर्फ डेविएशन पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो पूछे सेंस क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो सोचिए मीडियम नहीं बदलता तो सीधी जाती लाइट रे, लेकिन मीडियम बदलने की वजह से क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई, मतलब ये जो लाइट घूमी है क्या ये क्लॉकवाइज घूम गई है, और अगर क्लॉकवाइज घूम गई है तो यहाँ पे हम डेविएशन क्या लिखेंगे 16 डिग्री क्लॉकवाइज। तो वैल्यू कैलकुलेट करने में तो दिक्कत नहीं है, बड़े एंगल में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन सेंस के लिए आपको डायग्राम में देखना पड़ेगा कि सेंस ऑफ रोटेशन डेविएशन का क्या है। एक क्वेश्चन और हम देख रहे हैं, व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। लाइट जो है मीडियम के अंदर एंटर हुई है। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट मीडियम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फर्स्ट मीडियम के बारे में डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, यहां पर एयर मीडियम हम यहां पर कंसीडर करेंगे। ध्यान रखेंगे आप एक बात का, लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और किसी एक मीडियम के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको एयर मीडियम कंसीडर कर सकते हैं, यही मान के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एयर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और लाइट एयर से कहां गई, सेकंड मीडियम में गई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये यहां पर क्वेश्चन में यहां पर गिवन है, ठीक है। अब जो यहां पर फर्स्ट मीडियम जो है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, लाइट एयर से दूसरे मीडियम में गई, रेयर से डेंसर में गई, तो कैसे बेंड होगी यहां पर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ये यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और आर की वैल्यू आई से कम होगी, और क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यानी कि आर की जो वैल्यू है ये यहां पर कितनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का हाफ, यानी आर इज इक्वल टू आई बाई 2,
ये यहां पर क्वेश्चन में कंडीशन है और हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो आई फाइंड करने के लिए हम यहां पर अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। तो लिखते हैं स्नेल्स लॉ, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। μ1 यानी कि फर्स्ट मीडियम और वो यहां पर कौन सा है, एयर, क्योंकि इंसिडेंट रे उससे नहीं है। तो हम लिखेंगे यहां पर 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम के लिए लिखेंगे म्यू इंटू साइन आर। ठीक है, और आर की वैल्यू किसके इक्वल है, i/2 के इक्वल है। तो इधर तो यहां पर ये साइन आई और म्यू इंटू साइन आर, इसको लिख सकता हूं मैं म्यू इंटू साइन i/2, म्यू इंटू साइन i/2। ठीक है, अब और आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हम टिक्नोमेट्री पे जाते हैं और टिक्नोमेट्री के अंदर हमें एक रिलेशन के बारे में आइडिया है कि साइन 2 थीटा जो है उसकी वैल्यू इक्वल होती है किसके, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां पर ये 2 थीटा है तो यहां थीटा और थीटा आया है, लेकिन अगर इसी की जगह पर मैं बात करूं यहां पे साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के यहां पे ये जो एंगल जो है वो क्या होगा, यहां पर हाफ हाफ लिख सकते हैं। उसी के बेसिस पर आगे सॉल्व करेंगे तो साइन आई, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं 2 साइन आई बाई 2 इंटू कॉस आई बाई 2 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन i/2। ठीक है, अब ये साइन i/2 साइन i/2 तो दोनों साइड में क्या हो गया, यहां पर कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू कॉस i/2, 2 इंटू कॉस i/2, ये वैल्यू इक्वल है यहां पर किसके, म्यू के। ठीक है, और यहां से मैं लिख सकता हूं कि कॉस i/2 किसके इक्वल होगा, यहां पर μ/2 के। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के i/2 जो है उसकी वैल्यू इक्वल आएगी यहां पर किसके, कॉस इनवर्स μ/2 के इक्वल यहां पर आएगी। ठीक है, और I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहां पर 2 cos इनवर्स μ/2, 2 cos इनवर्स μ/2। ठीक है, तो जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर, 2 cos इनवर्स μ/2। इस क्वेश्चन में कभी कभी हम ये भी पॉइंट ध्यान रखें कि इसका उल्टा भी हो सकता है, वो हमसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी पूछ सकता है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या i/2 है तो इसका हाफ कर दें। ठीक है, एक इसकी जो दो फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं सर ने, इनको हम ध्यान रखें क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में इनका यूज होता ही होता है। और अपने ऑप्टिक्स में कई क्वेश्चन होते हैं जहां पे फॉर्मूला काम आ ही जाता है अपने, तो कुछ भी हो सकता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हाफ हो सकता है कि वो ये बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस का डबल है। ठीक है, ऊपर अलग मीडियम दे दे, तो उन क्वेश्चंस को इसी तरह से अप्रोच हमें करना है।